स्टूडेंट्स, आज बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेक तथा बिलों का संग्रहण, उनके अधिकार, उनके दायित्व, संरक्षण और सावधानियाँ। आज के टॉपिक में सिर्फ हम संग्रहण से संबंधित कुछ बिंदुओं को ही लेंगे। बिलों के संग्रहण, उनके अधिकार, उनके दायित्व और उनकी जो सावधानियाँ उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ संग्रहण का सबसे पहले उसका अर्थ लेंगे। संग्रहण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ कलेक्शन में सबसे पहले संग्रहण का अभिप्राय बैंक की उस क्रिया से है जिसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों द्वारा सौंपे गए चेकों, विनिमय बिलों, बैंक ड्राफ्टों तथा प्रतिज्ञा पत्रों की भुगतान राशि देनदार बैंकों से प्राप्त करके ग्राहक के खाते में जमा करते हैं। दूसरे शब्दों में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त विनिमय साध्य विलेखों का देनदार बैंकों से भुगतान प्राप्त करके ग्राहक के खाते में जो जमा कराने की प्रक्रिया है उसे हम संग्रहण के नाम से जानते हैं। रेखांकित चेकों का भुगतान तो बैंकों के माध्यम से ही संग्रहण होता है। इसी प्रकार मान लीजिए हम आउटस्टैंडिंग चेक्स की भुगतान बैंकर के माध्यम से संग्रहण करवाना सस्ता, सरल और सुरक्षित होता है। जो बैंक ग्राहक के लिए आदेशित देनदार बैंक से भुगतान संग्रहण करता है उसको संग्रहणकर्ता बैंकर अथवा संग्राहक बैंकर यानी कलेक्टिंग बैंकर कहा जाता है। जबकि हम बात करें देनदार के रूप में भुगतान करने वाले बैंक को पेइंग बैंकर कहते हैं। कहने का तात्पर्य स्थानीय चेकों के अतिरिक्त बाहर के चेकों यानी आउटस्टैंडिंग चेक्स के संग्रहण के लिए संग्राहक बैंक ग्राहक से जो शुल्क वसूल करता है वह कलेक्शन चार्जेस के नाम से जाना जाता है और ग्राहक के खाते में नाम लिख दिया जाता है। अब हम बात करते हैं संग्रहण बैंक का वैधानिक कार्य नहीं है बल्कि व्यावसायिक दायित्व है। कहने का तात्पर्य है चेकों और जो विनिमय साध्य विलेख के जो भुगतान का संग्रहण बैंक का वैधानिक कर्तव्य तो नहीं है, पर आजकल बैंकों का एक प्रमुख कार्य बन गया है। रेखांकित चेकों का भुगतान तो बैंक के माध्यम से ही प्राप्त करना एक अनिवार्य है। संग्रहण के कार्य से बैंकों की न केवल जमाओं में वृद्धि होती है वरन संग्रहण शुल्क से आय भी प्राप्त होती है। और हम बात करें भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की, व्यापारिक बैंकों को संग्रहण की अनुमति देता है। इस सिद्धांत इसके संदर्भ में जो विद्वान है, लेखक है सेल्डन, उनका एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं बैंकर का एक प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों से संग्रहण के लिए विलेख प्राप्त करना और उनसे जो रकम प्राप्त होती है वो ग्राहक के खाते में जमा करना है। अब हम बात करते हैं संग्रहण की जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ कलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। संग्रहण का कार्य आधुनिक बैंक, व्यापारिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य माना जाता है। इसके द्वारा जहां एक और बैंक अपने ग्राहकों को सेवा और सुविधा प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर संग्रहण के कारण बैंकों की जमाओं में यानी उनके डिपॉजिट्स में वृद्धि होती है। साथ साथ कलेक्शन चार्जेस के रूप में उनको आय भी प्राप्त होती है। चेकों और विलेखों का भुगतान संग्रहण बैंकों के द्वारा दो रूप में होता है। पहला, बैंक द्वारा ग्राहक के एजेंट के रूप में कलेक्शन, कहने का मतलब कलेक्शन बाय बैंक्स एज ए एजेंट ऑफ कस्टमर। और दूसरा है बैंक द्वारा मूल्य के धारक के रूप में संग्रहण यानी कलेक्शन बाय बैंक एज ए होल्डर ऑफ वैल्यू। सबसे पहले हम लेते हैं बैंक द्वारा ग्राहक के एजेंट के रूप में संग्रहण। व्यापारिक बैंकें अपने ग्राहकों द्वारा सौंपे गए जो भी चेक्स है, विलेख्स है, उनका भुगतान ग्राहकों के एजेंट के रूप में करते हैं। कोई देनदार बैंक के भुगतान प्राप्त कर जो संग्राहक बैंक है उसको चेक और विलेख की राशि ग्राहक के संबंधित खाते में जमा कर देते हैं और ग्राहक को अपने खाते में यह राशि निकालने का अधिकार होता है। बैंक का अधिकार चेक और विलेखों के संदर्भ में ग्राहकों के समान ही होता है। अगर संग्रहण के लिए सौंपे गए चेक का ग्राहक का स्वामित्व दोषपूर्ण है तो संग्राहक बैंक का अधिकार भी दोषपूर्ण ही माना जाएगा। उस पर ग्राहक के समान ही दायित्व रहेंगे। इसी कारण जोखिम से बचने के लिए चेक संग्रहण में बैंक की सावधानियां जरूरी है।
जो दूसरा इसका जो स्वरूप है वो है बैंकों द्वारा मूल्य के धारक के रूप में संग्रहण। जब भी कोई संग्राहक बैंक चेक की रकम प्राप्त करने से पहले ही ग्राहक को भुगतान दे दे, तो ऐसी अवस्था में जो संग्राहक बैंक है वो चेक का मूल्य के धारक के रूप में यानी होल्डर ऑफ वैल्यू बन जाता है, और उस चेक का संग्रहण ग्राहक के एजेंट के रूप में नहीं बल्कि मूल्य के धारक के रूप में किया जाता है। चेक डिसऑनर हो जाए तो ग्राहक को बैंक को चेक राशि क्षतिपूर्त करेगा, और उसके लिए निम्न परिस्थितियां ग्राहकों को चेक आदि के मूल्य के लिए यानी कि जो होल्डर ऑफ वैल्यू है उसके लिए बन जाता है। पहला, चेक जमा कराते ही बैंक चेक की राशि नकद में अदा करे। दूसरा, चेक जमा कराते ही चेक की राशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाए और ग्राहक को तत्काल निकालने की सुविधा दे। तीसरी, चेक की राशि संग्रहण से पहले ही ग्राहक को चेक के आधार पर उधार दे दी जाए। और चौथी, चेक प्राप्त होते ही ग्राहक को ओवरड्राफ्ट की राशि कम कर दी जाए। कहने का तात्पर्य, जब संग्राहक बैंक मूल्य के धारक यानी होल्डर ऑफ वैल्यू के रूप में चेकों आदि का संग्रहण करता है और चेक अनादित हो जाता है, तो बैंक अनादरण की सूचना देकर चेक के सभी पूर्ववर्ती पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। अब हम बात करते हैं संग्राहक बैंक के ग्राहकों की प्रति क्या कर्तव्य हैं, यानी ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग बैंक्स टुवर्ड्स कस्टमर्स। जब संग्राहक बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में उनके चेकों और विलेखों का भुगतान संग्रहण करता है, तो संग्राहक बैंक को अपने ग्राहकों के प्रति निम्नलिखित कर्तव्यों की पालना भी करना जरूरी है। पहला है यथोचित समय में भुगतान हेतु चेक को प्रस्तुत करना, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ चेक्स फॉर पेमेंट इन रिस्पॉन्सिबल टाइम। अगर हम इसकी बात करें तो संग्रहण बैंक का कर्तव्य है कि अपने ग्राहकों को संग्रहण हेतु प्राप्त चेकों को उचित स्थान और यथोचित समय में भुगतान के लिए प्रस्तुत करना है, ताकि ग्राहकों को कोई हानि ना हो। यदि संग्राहक बैंक अपने कर्तव्य में विफल रहे, वह बैंक अपने ग्राहकों को जो होने वाली क्षतिपूर्ति है उसके लिए उत्तरदायी होगा। अब हम बात करते हैं प्रचलित बैंक की जो ट्रेडिशन बनी हुई है, प्रथा बनी हुई है, उसके अनुसार चेक यथा समय उसी दिन क्लियरिंग हाउस में भेज दिए जाते हैं, और जिस दिन चेकों द्वारा कलेक्शन हेतु बैंक में जमा कराए जाते हैं, जबकि निश्चित समय के बाद में आने वाले चेक अगले दिन क्लियरिंग हाउस में भेजे जाते हैं, जबकि बाहर के चेक डाक द्वारा कलेक्शन हेतु यथा समय अगले दिन भेजे जाते हैं। मान लीजिए हम बात करें संग्रहण बैंक पर विलंब का दायित्व की अगर हम बात करें, तो उसके लिए अधिनियम की जो धारा 32 है उसमें उल्लेख है कि आहरणकर्ता और बैंक के परस्पर संबंध में परिवर्तन होने से ही चेक भुगतान हेतु सोधी बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब हम दूसरे कर्तव्य की बात करते हैं, यानी अनादरण की सूचना, यानी नोटिस ऑफ डिसऑनर ऑफ कस्टमर। यदि जो कलेक्शन करने वाला बैंक है उसका दूसरा महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है वो यह है कि किसी कारणवश चेक डिसऑनर हो जाए तो उसकी सूचना या तो शीघ्र ही अपने कस्टमर को भेजनी है। यदि बैंक अनादरण की सूचना ग्राहक को यथोचित समय में नहीं भेजता है, तो बैंक चेक के धारक को होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। अनादरण की सूचना डाक से भी भेज सकता है, तार से भी भेज सकता है और टेलीफोन से भी दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो कर्तव्य है वो है बाहरी चेकों का संग्रहण, यानी कलेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक्स। जब संग्राहक बैंक को आउटस्टैंडिंग चेक्स संग्रहण के लिए प्राप्त होता है, तो संग्राहक बैंक का कर्तव्य है कि वह उसे यथोचित समय में यथास्थान संग्रहण के लिए प्रमाणित डाक द्वारा भेजे, लापरवाही या विलंब न करे, अन्यथा सेक्शन 72 की अवहेलना पर सेक्शन 84 की क्षतिपूर्ति का दायित्व उठाना पड़ेगा, जिसके ऊपर पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। संग्रहण बैंक के कर्तव्य के बारे में वैधानिक स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। वो यह है कि प्रत्येक बैंक जिसके उसके ग्राहक ने चेक संग्रहण के लिए सौंपा है, उस ग्राहक द्वारा जो प्राप्त इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके अनुसार कार्य करने को बाध्य होता है। यदि ग्राहक ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं किया है, तो बैंक अपने व्यवसाय के स्थान पर प्रचलित
जो भी उनकी प्रथा है जो ऐसे मामलों में लागू होती है के अनुसार कार्य करना चाहिए। चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत करना, उसका भुगतान प्राप्त करना और उस धनराशि को ग्राहक के खाते में जमा करना, अन्य न्यायोचित कदम उठाने में जिससे ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके। बैंकर यथोचित निपुणता एवं परिश्रम से कार्य करने के लिए भी बाध्य है। आज के टॉपिक में हम इतना ही चर्चा करेंगे। कल हमारा जो बिंदु होगा उसमें हम कुछ संग्राहक बैंक को प्राप्त होने वाली वैधानिक जो संरक्षण है यानी सावधानियाँ है उसके बारे में चर्चा करेंगे और बाहरी चेकों का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक में हमारा इतना ही। थैंक यू।